हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड सारे देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम प्रोपोर्शनेट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो जो पहले दो क्वेश्चन है वो मैंने कंसेप्ट को एक बार वापस क्लेरिफाई करवाने के लिए करवा रहा हूँ, और जो अगले दो कंसेप्ट है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन भी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। एक 2003 का मैंने एग्जाम्पल लिया और एक 2007 के एग्जाम का क्वेश्चन पुटअप किया है। तो जो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड किया था उसका हमने फॉर्मूला देखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है P अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। P का मतलब यहाँ पे इनिशियल प्राइस, Q का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। और चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है कि जब आप न्यू क्वांटिटी से ओल्ड क्वांटिटी माइनस कर देते हो तो आपका निकलेगा चेंज इन क्वांटिटी। और चेंज इन प्राइस का मतलब होता है जब नए वाले प्राइस से ओल्ड वाले प्राइस माइनस कर देते हो तो चेंज इन प्राइस। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चारों क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जब कमोडिटी के प्राइस 10 रुपए थे तो डिमांड थी 100, और प्राइस फॉल्स टू 8, जब प्राइस 8 रुपए हो गए तो डिमांड हो गई 150। तो यहाँ पे आपको पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है 10, मतलब इनिशियल प्राइस आपको दिया हुआ है 10 रुपीज। इनिशियल क्वांटिटी आपको गिवन है 100। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज कितने का हुआ, क्योंकि नई वाली क्वांटिटी है 150, तो 150 में से ओल्ड वाली क्वांटिटी माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। इसी तरह चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे, न्यू प्राइस से ओल्ड प्राइस माइनस कर दोगे। नए वाले प्राइस है 8 रुपए पर यूनिट, तो 8 रुपए पर यूनिट, और ओल्ड प्राइस थे आपके 10, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2। यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप कर लेनी है। 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा क्यू आपने निकाला है 50, और डेल्टा प्राइस निकाला है -2। तो ये सारा जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2.5। सर क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा इतना लिखना जरूरी है? बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक एग्जाम में करने का तरीका होता है, तो तरीके से करोगे तो सारे नंबर मिलेंगे। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, जब प्राइस 10 थे तो क्वांटिटी 100 थी, तो आपने सीधा पुटअप कर लिया इनिशियल प्राइस 10, इनिशियल क्वांटिटी 100। व्हेन प्राइस फॉल्स टू 8, प्राइस में कितने का चेंज हुआ, 2 रुपए का चेंज हुआ, तो ये वैल्यू -2 सीधी पुटअप कर ली। क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ, 100 से 150, क्वांटिटी में 50 का चेंज हुआ, तो ये क्वांटिटी भी आपने सीधी पुटअप कर सकते हो। बस मेरे को तो आपको बेसिक लेवल से सारी चीजें बतानी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्राइस फॉल्स टू 8 रुपीज पर यूनिट, जब दाम गिरकर 8 रुपए पर यूनिट हो जाते हैं, तो 2 का मतलब है यहाँ पे प्राइस आपके कितने हो गए, 8 रुपए। 2 का मतलब आपको नए वाले प्राइस दिए हुए हैं। अब मैंने अभी ये चीज क्यों बताई, ये आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सारा एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। धीरे धीरे हम इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हेन प्राइस ऑफ टी इज ₹5, जब टी के प्राइस 5 रुपीज थे तो उसकी इनिशियल डिमांड थी 100। व्हेन प्राइस राइजेस बाई 5 रुपीज, जब दाम गिरकर, जब 5 रुपए के द्वारा दाम चेंज हुए तो डिमांड फॉल्स बाई 40। तो आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। इन दोनों चीजों में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। प्राइस थे 5, तो मतलब आपका इनिशियल प्राइस आपको गिवन है 5, इनिशियल क्वांटिटी भी आपको गिवन है 100। अब यहाँ पे आपको देखना है प्राइस राइजेस बाई 5,
प्राइस में चेंज हुआ 5 रुपए के द्वारा, यहाँ पे आपको न्यू प्राइस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जब प्राइस राइज हो गए 5 रुपए के द्वारा, मतलब प्राइस में चेंज हुआ, सीधा सीधा आपको क्या दे रखा है, डेल्टा पी दे रखा है। इस बार डेल्टा पी आपको कैलकुलेट करने की ही जरूरत नहीं है। इसी तरह इट्स डिमांड फॉल्स बाय 40, तो डिमांड कितने से फॉल हो गई, 40 के द्वारा फॉल हो गई, तो बाई वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डायरेक्टली दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्वांटिटी में चेंज हो गया 40 के द्वारा। हाँ, आप करना चाहो तो पहले जब 100 थी तो इसका मतलब न्यू क्वांटिटी हो गई 60, और ये थी आपकी 100, इनिशियल क्वांटिटी थी 100, और ये हो गई आपकी 140, क्योंकि प्राइस कम हो गए हैं। फिर आपको इतना टेक्निकली में नहीं जाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब बाई वर्ड का यूज हुआ है तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है डेल्टा पी या फिर डेल्टा क्यू। अगर 2 दे रखा होता तो वहां पे आपको न्यू प्राइस या न्यू क्वांटिटी दे रखी होती। तो ये तो और भी आसान है। तो P अपॉन में Q क्या करोगे, P अपॉन में Q है 5 अपॉन में 100, डेल्टा Q आपको गिवन है 40, और डेल्टा P भी आपको गिवन है 5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें कुछ भी नहीं करना था। मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया कि जब क्वेश्चन में बाई वर्ड का यूज किया हुआ हो तो आपको डेल्टा क्यू या डेल्टा पी दे रखा होता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटना मत। इसका मीनिंग यही होता है, प्राइस राइजेस बाई, प्राइस 5 रुपए के द्वारा बढ़े, तो इसका मतलब सीधा आपको चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बड़े आसान थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2003 के पेपर में आया था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ डिफरेंट करने को मिलेगा। इसमें आपको इलेस्टिसिटी नहीं पूछा है। तो जब कमोडिटी के प्राइस 5 थे तो कंज्यूमर परचेज कर रहा था 100 यूनिट, 100 यूनिट। एट व्हाट प्राइस ही विल परचेज 140 यूनिट, कितने दाम पे वो 140 यूनिट परचेज करेगा। इस बार आपको इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 गिवन है, मतलब इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 गिवन। आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। इनिशियल प्राइस आपको दिए हुए हैं 5, इनिशियल क्वांटिटी है आपको गिवन 100। एट व्हाट प्राइस ही विल परचेज 140 यूनिट, मतलब आपको 140 यूनिट न्यू क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। और किस प्राइस पे वो परचेज करेगा, आपको निकालना है नए वाले प्राइस। तो नए वाले प्राइस निकालने हैं तो वो आप सीधा डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल्टा पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल्टा क्यू तो हो जाएगा, 140 आपको न्यू क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ, ओल्ड क्वांटिटी थी 100, तो क्वांटिटी में चेंज हुआ 40 का। तो बस इसको पहले फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं, डेल्टा पी निकाल देंगे। डेल्टा पी के बाद में मैं समझाऊंगा कि ये न्यू प्राइस कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपको पी गिवन था, क्यू भी आपको गिवन है। डेल्टा क्यू क्योंकि क्वांटिटी 100 से 140 हो गई तो क्वांटिटी में चेंज हो गया 40 का, और प्राइस में चेंज आपको पहले निकालना है फर्स्ट स्टेप में। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे सारा क्रक्स 2 निकल के आया, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेल्टा पी और 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। डेल्टा पी बराबर 2 अपॉन में 2, तो डेल्टा पी आपका आ जाएगा 1। आपको ये मिल गया है डेल्टा पी का आंसर, लेकिन अभी भी आपका न्यू प्राइस नहीं निकला है कि मतलब वो कितने प्राइस पे 140 की क्वांटिटी परचेज करेगा। तो आपको इसको निकालने के लिए मैं फॉर्मूला रटाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा एक लॉ ऑफ डिमांड में जो आपने चीज़ की थी उसको याद करवाने की कोशिश करूंगा कि डिमांड में आपने किया था कि क्वांटिटी जब बढ़ती है, क्वांटिटी यहाँ पे 100 से कितनी हो रही है, 140 हो रही है, क्वांटिटी में चेंज 40 का, क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब
क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होंगे तभी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस के कम होने की वजह से ही तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर आपको P1 निकालना है तो P1 बराबर होगा P माइनस डेल्टा P। प्राइस कितना था समझाऊंगा मैं आपको। प्राइस था आपका 5 रुपीज और चेंज इन प्राइस था 1। चलिए यहाँ पे माइनस क्यों किया, माइनस करने का कारण ये है, वापस रिपीट कर देता हूं, जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। तो आपको इस स्टेज में डेल्टा निकालने के बाद में आपको ये देखना है कि क्वांटिटी घट रही है या बढ़ रही है। उसी रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे प्लस या माइनस कर देना है। ये डेल्टा पी तक का आंसर आधा अधूरा होगा, बच्चे यहीं तक निकाल के आ जाते हैं, आगे का स्टेप भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तो सही, आपको ये पूछा है एट व्हाट प्राइस, मतलब कौन से नए प्राइस पे वो परचेज करेगा। तो नए प्राइस में आपको डिमांड के रूल के हिसाब से इस तरीके से निकालना है। हाँ, अगर ये यहाँ पे क्वांटिटी 100 की बजाय 50 होती, मतलब क्वांटिटी कम हो रही होती, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे घटाने की बजाय यहाँ पे इसको क्या कर देते, जोड़ देते। बस डिमांड के रूल के हिसाब से चलना है। इसी को एक बार और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसी टाइप का एक और एग्जांपल लिया है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, और वो आपके एग्जामिनेशन में 2007 में आया था। आइए उसको भी करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद में चाहे क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आसान हो, सब कुछ हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स एट ए प्राइस ऑफ ₹5। जब किसी चीज के दाम 5 रुपए थे तो कंज्यूमर 80 यूनिट्स परचेज कर रहा था। इसका मतलब आपका इनिशियल प्राइस आपको गिवन है 5 और इनिशियल क्वांटिटी है 80। इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन है -2। एट व्हाट प्राइस, वापस यही पूछा है, व्हाट प्राइस मतलब नए वाले प्राइस, ही विल बाई 64 यूनिट। आपको नई वाली क्वांटिटी भी दे रखी है, एट व्हाट प्राइस ही विल बाई 64 यूनिट। तो नई वाली क्वांटिटी दी गई हुई है, नई वाली क्वांटिटी से ओल्ड क्वांटिटी घटाओगे 64 से 80, तो आपका आंसर आएगा -16। और आपको P1 तो निकालना है, डेल्टा P आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कई लोगों को पता चल गया होगा मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ जाओ आगे क्या होना है। तो P अपॉन में Q, P कितना था आपका 5 और Q था 80। डेल्टा Q क्वांटिटी में चेंज, क्योंकि 80 से 64 हो गई तो क्वांटिटी में चेंज -16 का, और प्राइस में चेंज पहले आप निकालोगे तो ये आपका माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 16, 5 और 16 मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा। और बच्चे यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, अरे सर डेल्टा P2 आया है। अरे नहीं, डेल्टा P2 नहीं आया है। यहाँ पे देखो इन सबको कट कटा के आंसर आया 1, तो यहाँ पे आएगा 2 डेल्टा P। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लिख देता हूँ मैं, ये क्रक्स निकल के आया। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा P आएगा 2 डेल्टा P बराबर 1, और डेल्टा P होगा 1/2। तो यहाँ पे आंसर आएगा डेल्टा P का 0.5। लेकिन वापस ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपको नए वाले प्राइस निकालने हैं, मतलब P1, और P1 किस पे डिपेंड करेगा, आपकी क्वांटिटी पे। तो P1 में हम क्या करेंगे, जो आपके ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस पहले के कितने थे, 5 रुपीज थे। अब इसमें ये जोड़ना है या घटाना है, ये आपको देखना है। यहाँ पे क्या हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो क्वांटिटी डिक्रीज कब होगी, जब कमोडिटी के प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में इसका मतलब ये हो रहा होगा कि प्राइस बढ़ रहे होंगे, इसी वजह से ये क्वांटिटी 80 से 64 हो रही है। तो आपका आंसर आएगा 5.5। तो आंख मीच के आपको यहाँ तक डेल्टा P तक नहीं निकालना है, नेक्स्ट स्टेप भी निकालना है, और नेक्स्ट स्टेप डिपेंडेंट करेगा कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अभी एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन बाकी है, इसके भी हम थोड़े से क्वेश्चन और देखेंगे। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा
कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस आने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।